तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप लोगों को फ्लो चाहिए बेटा, मेरे साथ रहना, एकदम फ्लो पे रहना। अगर दिक्कत होगा वहीं पे रोक करके क्लियर कर लेना। तुम लोग का दिक्कत ये बेटा आगे बढ़ के फिर पीछे खींच लेते हो। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। पढ़ो इसको, पढ़े ना फिजिक्स में। हाँ, दो आपके पास जो चार्ज होगा उसका सेपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं। अब वो चार्ज अगर हमारे मॉलिक्यूल पे आ गया तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ो। ठीक है, यानी ये देख, मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दो चार्ज है, दो चार्ज का दूरी कितना बेटा, आर है। इसका मतलब हमारे जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वो क्या होगा, चार्ज जितना होगा वो और इसके बीच का डिस्टेंस। मैथमेटिकली ये देखो, ये आपका फॉर्मूला होगा। केमिस्ट्री के मुताबिक आपका फॉर्मूला होगा डाइपोल मोमेंट का, क्या, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। चार्ज का मतलब यहां पे किसकी चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करेंगे। और बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू बोल, 1.619 कूलम। सीजीएस में कि एसआई में, सीजीएस में बोल, दोनों जरूरत पड़ेगा, याद कीजिए। ठीक है, दोनों जरूरत पड़ेगा, याद कीजिए। वो 10 है, ठीक है, ये याद आपको ऑलरेडी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये वैल्यू लिखाया गया। आप ध्यान से सुना, यहां बात जरूरी है। तो चार्ज का यूनिट सीजीएस में क्या होगा और चार्ज का यूनिट एसआई में क्या होगा, लेंथ का यूनिट सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर, और लेंथ का यूनिट एसआई में क्या होगा। तो उसके हिसाब से अगर डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, 3 यूनिट का आपको फॉलो करना है। एसआई के हिसाब से चार्ज के लिए कूलम और बॉन्ड लेंथ के लिए मीटर, सीजीएस के हिसाब से चार्ज के लिए ईएसयू और बॉन्ड लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और आपके पास एक प्रैक्टिकल यूनिट होगा, वो क्या होगा, डीबाई होगा। और एक डीबाई का कन्वर्शन फैक्टर बोल बेटा, एक डीबाई का वैल्यू क्या होता है, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। या फिर एक डीबाई का वैल्यू होता है बेटा आपका 1 इंटू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था, दिमाग में फिट कर ले इंट्रोडक्शन। डाइपोल मोमेंट का एक ही मतलब होगा, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। जो चार्ज होगा उसका बॉन्ड लेंथ के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ये डाइपोल मोमेंट अपने को बताता क्या हो, समझते हैं, पोलैरिटी का नॉलेज देगा। एक मॉलिक्यूल, अच्छा ये बताओ तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, क्या उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। उसको पढ़ने के लिए कौन सा रूल पढ़े थे आप, खेल उल्टा चल रहा। कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है ना। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, एच और सीएल के बीच में। इसके पास कोई आयनिक कैरेक्टर है, नहीं है ना। इसके पास आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि इसके पास एक डेल्टा प्लस और डेल्टा, और ये तो बाय बर्थ आयनिक है बेटा। अब यहां पर डायग्राम में खेल दिखाते, समझना। यहां पर जनरली जब हम लोग एक बॉन्ड का, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है बेटा, ये जो दिख रहा है ना आपका, ये क्या है मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। बोलो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एक जैसा है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो गया। ठीक है, अच्छा, जनरली इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हम लोग 2 कलर का इस्तेमाल करते हैं, रेड एंड ब्लू। रेड को ये तो पॉजिटिव मानते तो ब्लू को नेगेटिव मांगे, और अगर ब्लू को पॉजिटिव मान ले तो रेड को। बताइए यहां पर ये ब्लू कलर किस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो यहां पर नेगेटिव का क्लाउड आपको ज्यादा दिख रहा है, और रेड वाला पॉजिटिव वाला। और यहां देखो पूरा नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव है, क्योंकि ये कंप्लीट चार्ज है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, इसलिए आपको हल्का सा ब्लू लाल दिख रहा है। ये पूरा का पूरा ब्लू है, मतलब ये कंप्लीट नेगेटिव है। ठीक है, और यही याद कर, अगर इसी में से ये इसको खींच करके अपनी तरफ ले आए इस तरीके से, तो पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग पढ़ रहे, लेकिन मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया। हम लोग पहले पढ़े थे आयनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर, और इसमें जो पढ़ाई होगा वो क्या होगा बेटा, कोवैलेंट में आयनिक कैरेक्टर। ये देखो एक और केस, कौन सा मॉलिक्यूल है ना। अगेन यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर जो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर जो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर यानी इसके पास पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल। लेकिन ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जा रहा है ना। लेकिन अगर बात करते ये कौन है बेटा, पानी, H2O, तो देखो ये सारा का सारा नेगेटिव, यहां पे क्लाउड आ गया नेगेटिव, ये पार्ट आपका पॉजिटिव है। तो डाइपोल मोमेंट हम लोग को किस चीज का आइडिया देगा बेटा,
पोलैरिटी का आइडिया देगा, ठीक है। और किसमें पोलैरिटी ढूंढने बैठेंगे हम लोग? वो वैलेंट में। एक बार फिर से देखो, बोलो, देखो यहां पर अगर आप सब ये कहते हैं कि इस बार रेड कलर को आप नेगेटिव मानो और ब्लू कलर को पॉजिटिव मानो, तो देखो तो वो कलर मैच कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर देखो जितना रेडिशनेस है, यहां पर रेडिशनेस कम हुआ और कम हुआ, खत्म है। क्यों? क्योंकि बेटा किस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा तो नेगेटिव ये पैदा करेगा ना। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, देखो आप उसका रेड कलर का जो वो बहुत कम दिख रहा है यहां पर। बाकी जो आपका पास है इस तरीके का बॉन्ड पोलराइजेशन हो रहा है, यहीं से समझो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा पोलराइज होगा, यानी डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, चारों है ना, लेकिन ज्यादा पोलर कौन है? HF4 है। यानी कि यहां पर देखो इन सबका डायपोल मोमेंट का वैल्यू है, इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको 1.82, यानी इसके पास पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। यही चीज हम लोग पढ़ने वाले बेटा, ये इंट्रोडक्शन था कि डायपोल मोमेंट क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। यहां तक समझ में आया? चलो बात करते हैं। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो। और अगर वेक्टर क्वांटिटी तो डायपोल मोमेंट के पास दो चीज होना चाहिए, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। ये उसका डायरेक्शन है और मान लो इसका मैग्नीट्यूड μ1 है। ये इसका डायरेक्शन एक ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड μ2 ले लेते हैं, और इसके बीच में एंगल ले लो थीटा। अब अगर एंगल थीटा तो रिजल्टेंट इस तरफ से बनेगा, और इस रिजल्टेंट को क्या नाम दिया गया बेटा? μr, ठीक है। और इस μr का रिजल्टेंट निकालने बैठेंगे तो देख तो ये आएगा कि नहीं, है ना। ये आपका पूरा रूट में होगा इस तरीके से। क्लियर? कि सिंपल सा वेक्टर जो आपको याद रखना भाई, कुछ वेक्टर का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। बोल ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ? दोनों डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन पे काम करेगा। और अगर थीटा का वैल्यू 180 हुआ तो एक इधर काम करेगा और एक इस तरफ काम करेगा। चलिए तो वेक्टर पूछते हैं आप लोगों से, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बोल। मान लो एक रिजल्टेंट इधर काम कर रहा है, इसका वैल्यू म्यू है और ये भी म्यू है, दोनों म्यू है, सेम है। हाँ ये देख, अगर μ1 μ2 सेम हो गया तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला 2 म्यू कॉस थीटा बाय। ये आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है। क्लियर यहां पर? अब आइए, किन किन फैक्टर्स है जिसके ऊपर डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है? 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला फैक्टर आपके पास है व्हाट इज डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। और याद रखना ये डोमिनेंट फैक्टर होगा। आप सबसे पहले किसको चेक करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा देखते समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। और बॉन्ड एंगल के साथ बेटा ये इनवर्सली रिलेटेड होगा। ये जो थीटा यहां पर ये कुछ और नहीं, ये आपका बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना। चलिए एक दो एग्जांपल से यहीं से समझा देते हैं। बोलना बेटा, अगर आपसे पूछे कि CH4 NH3 H2O तीनों का बॉन्ड एंगल बताओ। बोले थे ना, याद कर लो। बोल इसका रफली और इसका रफली। बोल किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए? H2O का। तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे, इस रूल से सॉल्व हुआ। अब इससे भी सॉल्व कर देते हैं, पर ये तो इससे हुआ ना। बोल मीथेन के पास कितना लोन पेयर नहीं होता, अमोनिया के पास और पानी के पास। तो जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। इससे भी सॉल्व हुआ। अब बताना, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कौन ज्यादा होगा? तो देखो तीनों, इस एग्जांपल में आपको तीनों दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। बात समझ में आई है बेटा? लेकिन इन सब में याद रखना ये फैक्टर आपका डोमिनेंट होगा। क्लियर है यहां तक? बस ये पढ़ाई यहीं तक खत्म। इससे ज्यादा डायपोल मोमेंट आपको पढ़नी नहीं, ये इंफॉर्मेशन रखना है। अब आइए इसका एप्लीकेशन पे। देखो क्विक रिवीजन कर दे रहे। डायपोल मोमेंट में 2-4 पॉइंट याद रखिए। पहली बात, उसका फॉर्मूला क्या? चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। दूसरा, उसका यूनिट याद रखिए। तीसरा ये याद रखना आपको। और चौथा, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इससे ज्यादा आपको कोई चीज का जरूरत नहीं है। अब इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। आइए पहला एप्लीकेशन देखो क्या होगा, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब पहला एप्लीकेशन जो है बेटा वो क्या है?
पोलैरिटी डिसाइड करेगा कि एक मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, या ज्यादा पोलर या कम पोलर। कैसे? अगर डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आ गया तो आप क्या कहोगे, और अगर 0 से ज्यादा आया, और अगर जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट, उसका मतलब उतना ज्यादा, नॉट ओनली दिस, आपका और भी कई काम होगा। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, यानी कि आप इससे कई सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना जैसे आप सिंपल सा सवाल है बेटा, बोले HCl NaCl किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? NaCl का। क्यों? इसका पोलैरिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि आयनिक है ना। इन दोनों में पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन है? NaCl पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। क्यों? पोलैरिटी। तो ये खेल पकड़ के रखना, डायपोल मोमेंट ज्यादा हुआ तो पोलैरिटी ज्यादा हुआ, इसका दूसरा मतलब याद रखना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका दूसरा मतलब याद रखना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, अगला एप्लीकेशन पे आओ, देखो क्या बताता है। ये जिस वक्त हम लोग हाइब्रिडेशन पढ़ रहे थे, VS पर कर रहे थे, ये आपको करवाए थे, दोबारा से समझ। डिटरमाइंस व्हाट? अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 आया बेटा तो समझ जाना वो रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो कर रहा है। रेगुलर मतलब लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल और पेंटा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, याद कर, इस तरीके का ट्रिक आपको हम सिखाए थे कि अगर किसी का डायपोल मोमेंट पता करना 0 है कि नहीं, तो दो चीज पता करेंगे, लोन पेयर 0 होना चाहिए। तो लोन पेयर 0 होने का क्या मतलब निकलता है बेटा? कि वो रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो कर रहा है ना। अगर लोन पेयर 0 नहीं आया, 1 आ गया, 2 आ गया, तब तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ये है ना। और अगर लोन पेयर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या, वो डिस्टॉर्टेड या इररेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगा, जैसे कि बेंट, पिरामिडल, सीसॉ, इस तरीके का पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। आया बात समझ में? चलो दोबारा एग्जांपल्स दिखा रहे, देखिए यहां पर। पहले ये बताओ, ये ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर है कि इररेगुलर है? इसका डायपोल मोमेंट 0 है ना। ये बताओ ज्योमेट्री रेगुलर है कि इररेगुलर है? रेगुलर, तो इसका डायपोल मोमेंट फिर से चेक करो, रेगुलर है, इसका डायपोल मोमेंट। लेकिन डायपोल मोमेंट 0 होने का एक और क्राइटेरिया होना चाहिए, रेगुलर के साथ सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। अब बात करो, रेगुलर है तो रेगुलर होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा। ये दोनों मिलाकर के एक ही बात हो रहा है बेटा। अगर इनमें से पूछे जाए कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, सभी पोलर है। लेकिन मजेदार बात याद रखना, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, लेकिन इसका बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है ना। इसमें भी वही बात है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, पर ये बॉन्ड पोलर है। समझ में आया? ठीक। और कुछ और एग्जांपल पे बात करते हैं। यहां देख बेटा, ये देखो, बोलो कौन सा मॉलिक्यूल HCl? बस आप लोग ये बता, पोलर या नॉन पोलर? पोलर। बोल, नॉन पोलर, पोलर। जबकि इसके पास रेगुलर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी रेगुलर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो नहीं होगा ये। ठीक है ना। बोल, ये पोलर की नॉन पोलर? पोलर है। क्यों पोलर है? एक तो इसके पास लोन पेयर है, इसके वजह से हो जाएगा ये। ठीक है ना। और फिर से बात करते, बोलो चलिए बताओ, रेगुलर ज्योमेट्री है कि डिस्टॉर्टेड है? ये रेगुलर है। अब बताओ पोलर है या नॉन पोलर है? क्यों पोलर है? क्योंकि सराउंडिंग एटम आपका सेम नहीं है, डिफरेंट हो गया। इसकी बात करते, बोल, जब ये भी रेगुलर ज्योमेट्री लेकिन नॉन पोलर, क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम है। PF5 नॉन पोलर, सराउंडिंग एटम सेम है, रेगुलर ज्योमेट्री है। ये भी रेगुलर ज्योमेट्री है, सराउंडिंग एटम सेम है। मतलब समझ में? जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आपका सबसे आसान तरीका होगा पता करने का। अगर आपके पास रेगुलर ज्योमेट्री है मतलब लोन पेयर 0 और सराउंडिंग एटम सेम, तो ऐसे मामले में क्या होगा? डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है। कितना एप्लीकेशन पढ़े बेटा? 2। क्या क्या पढ़े? डिसाइड्स पोलर और डिसाइड्स ज्योमेट्री। आइए क्या और पता कर सकते, देखो यहां पर परसेंटेज ऑफ, और इसको पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया, याद है ये फॉर्मूला? ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट बाय कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू, या ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल। कैलकुलेटेड का मतलब क्या होगा? थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल जब निकालना तब आप उसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या फॉर्मूला बेटा? चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। क्लियर यहां तक? और एक क्वेश्चन पे बातचीत करते, देखो ये क्वेश्चन देखो यहां, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, हर किताब में बेटा ये क्वेश्चन मिलेगा
और चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं आप लोग, फिर आप लोगों को दो प्रॉब्लम देंगे, अभी आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। डेटा क्या दिया, किसका, HCl का डेटा क्या दिया, किसका डेटा बेटा, और ये किसका डेटा है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। तो आओ यहां पर देखो, आपको परसेंटेज पता करना है, क्लियर। ऊपर क्या चाहिए, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना बेटा, 1.03। अब देखो खेल क्या खेलना है यहां पर, कैलकुलेशन हमेशा सिंपल होगा, बस आपको उलझाएगा यूनिट में, डिवाई दे दिया है। इसका मतलब अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तो ऊपर भी डिवाई चाहिए तो नीचे भी डिवाई चाहिए, लेकिन नीचे डिवाई लाने के लिए आपको देखो ई का वैल्यू और एल का वैल्यू, एल किसमें दे दिया है, एमस्ट्रॉन्ग में। तरीका बता दे बेटा, एक सिंपल सा तरीका याद रखना, कोशिश करना क्वेश्चंस को अगर रैंडम दिया है तो हमेशा सीजीएस में सॉल्व करो, फायदे में रहोगे। कैसे दिखाते हैं, बोलो। सीजीएस में 1 डिवाई का वैल्यू कितना होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 ESU सेंटीमीटर। तो अगर ये डिवाई है तो इसको ESU सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, बोल, 10 टू द पावर -18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। यानी हम लोग किस सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं, सीजीएस में ई का वैल्यू बोल, ई का वैल्यू बोल 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10, यही है ना। अब एल का वैल्यू कितना, 1.275 एमस्ट्रॉन्ग, एक एमस्ट्रॉन्ग में कितना मीटर, 10 टू द पावर -10, कितना सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -8, मतलब 1.275 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 100, यही है। अब आप कैलकुलेशन करते, बोलो तो कौन कटने वाला बेटा, ये होगा आपका सीजीएस से सॉल्व करने का फायदा, आसानी से कटेगा, अक्सर कटेगा, ठीक। अब बोल ऊपर कितना बचा, 103, आ जाओ, रफ कैलकुलेशन देख तो, क्लियर है। तो ऊपर 20 इंटू 1.03 लगभग 20 होगा, और नीचे कितना होगा 1.275, मतलब आंसर 20 से ज्यादा या कम, चलो ढूंढते हैं 20 से ज्यादा या कम, क्लियर है, समझ में आया बेटा आप लोग को, वेरी गुड। तब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, ये बना करके दिखाओ तो, चलो क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग सिर्फ डेटा तो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा परसेंटेज। हुआ बेटा आप लोग का, चलो मिलकर बनाते हैं। बोल ऊपर कितना दिया, 6 पॉइंट, बोलो बोलो 32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, यही होगा, बाय 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस इंटू 0.156 माइनस, अच्छा बता तो, अच्छा 10 टू द पावर ऑफ -7, यही है ना। बहुत अगर एक डेसिमल को यहां लेकर के चले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 कटेगा, ऊपर कितना बचा 6.32, नीचे कितना बेटा 4.8 इंटू 100, फिर से काट दे 20, तो बोल ऊपर कितना आएगा 12 और नीचे 1.5, यानी 12 से थोड़ा क्या, सॉरी माय मिस्टेक, ऊपर आएगा 120 और नीचे, हाँ डेसिमल उड़ा दो, तो डेसिमल उड़ा के क्या करेगा, डेसिमल को उड़ा दे, चल काटो काटो, किससे काटोगे बोलो, 4 से काटो, 4108, 4 से काटेंगे, बोल बेटा 4 3 9, यही आ रहा, इसको काटना लगभग 3 बार जाएगा, 3 60, बोल आंसर 64 तो नहीं आएगा बेटा आंसर, थोड़ा सा आगे बढ़ 84 आएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन में जाना होगा। तुम लोग कैलकुलेशन कितना आया, 84 आया ना, हाँ इससे भी काट दे, 20 से काटना बेटा, ये और आसानी से कट जाएगा, ठीक है। वन मोर ट्राई, चलो इस बार देखो अगेन यूनिट का खेल पलट दिए बेटा, चलो ना मिलके बनाते हैं, बोर्ड पे आ जा, बोर्ड पे आ जा बेटा, छोड़ टाइम वेस्ट हो गया, इधर आ जा, बोल ऊपर कितना पुट करेंगे 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ
-30 इंटू 100, नीचे बोल E इंटू एल, इस बार ही कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 ना, और एल कितना लेंगे बेटा 1.41 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, सही है। तो बोल, देख तो समझ में आया, एक जीरो बचा है ना, यानी ऊपर 26 है और नीचे 1.6 डिवाइड बाई 1.4, यही आ रहा आपका बेटा 26, नीचे 1.6 और 1.41। अब देख लमसम कैलकुलेशन बोल, 1.5 पकड़ ले, 1.5 कितना होता है 2.25। अब सो 26 को 2.25 से डिवाइड करना है। हाँ, ऑप्शन बहुत क्लोज दिया है, होगा करके देखो, 26 डिवाइड बाय 2.25, रफली भी सॉल्व करेगा तो 13 बार जाएगा बेटा, लेकिन 2.25 है तो उससे थोड़ा कम आएगा। आया समझ में? ठीक। ओए गधे लोग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में यही एक ऐसा जगह टॉपिक है जहां पे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मिलेगा, वो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, अदरवाइज यहां कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आओ फिर से याद दिला रहे, क्या पढ़ रहे हम लोग एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके, 3। क्या क्या हुआ, डिसाइड्स पोलैरिटी, डिसाइड्स ज्योमेट्री एंड डिसाइड्स परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अब देखो और क्या पता कर सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर, बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाएंगे बेटा, तो सारे एग्जाम्पल का यानी में जो निचोड़ होगा वही आपका काम का होगा। ये देख, देखा, बोल इसका डायपोल मोमेंट किधर काम करेगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, बोल कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 वाला है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, इसका डायरेक्शन इधर काम करेगा, इधर काम करेगा, मतलब एक इस तरफ काम कर रहा है बेटा और एक इस तरफ काम कर रहा है। यहां बोल, एक इधर काम किया और एक इधर काम किया, तो क्या हुआ इसका, है ना। अच्छा, दो बात का ध्यान रखना, यहां एक एक करके जो एग्जाम्पल दिखा रहा है, दो बात का ध्यान रखना, एक ट्रांस जीरो है कि नहीं, दूसरा सिस बड़ा या ट्रांस बड़ा, बोलो सिस बड़ा है और सिस और ट्रांस में ट्रांस कम है, ट्रांस कम के साथ साथ ट्रांस जीरो है। याद रखना, जब तक इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होगा बेटा, ट्रांस जीरो नहीं होगा। ट्रांस जीरो तभी होगा जब आपके पास सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, दोबारा देख, इधर आओ, वो ब्यूट था, ये पेंट लिए, पेन टू इन, बोलो एक इधर काम किया, एक इधर काम करेगा, क्या इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, एक इधर काम कर रहा है बेटा, एक इधर काम कर रहा है, इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसको देखो, ये CH3 का डायपोल मोमेंट है, ये C2H5 का, तो दोनों तो एक दूसरे का ऑपोजिट में तो काम कर रहा है, लेकिन क्या एग्जैक्ट कैंसिल होगा, नहीं होगा, मतलब कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा वो इससे कम होगा। तो कौन बड़ा हुआ बेटा, सिस बड़ा है और इस बार ट्रांस जीरो नहीं है। अगला एग्जाम्पल फिर से देखो, इस बार हेक्स है, 3, ठीक है, बोलो एक इधर जीरो होगा, एक इधर दोनों सेम है, जीरो, कौन बड़ा, सिस या ट्रांस, सिस। फिर से देखो, ये X3 था, ये X2 है, याद रखना यहां पर मिथाइल है और यहां प्रोपाइल है, अगेन 1 2 3 और 3 6, ये है ना। बोले एक इधर जीरो होगा, अच्छा ये एक इधर ये भी जीरो होगा, नहीं होगा, लेकिन अगेन इस बार बड़ा कौन होगा, इस बड़ा होगा और ट्रांस कम होगा, लेकिन ट्रांस जीरो कब होगा, जब सिमेट्री होगा, अगर नहीं हुआ तो जीरो। अच्छा, सिस और ट्रांस में बड़ा कौन होगा, आइए बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल, समझना इस खेल को। बोलो CH3 इधर काम कर रहा है बेटा, तो एक इधर काम कर रहा है और एक उधर काम कर रहा है, क्या इसका रिजल्टेंट जीरो होगा, नहीं होगा। आइए बात करते हैं, ये इधर काम करेगा बेटा, डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन बताना होगा, समझ में आ रहा है ना। CH3 और C में इसका डायपोल, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कार्बन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का है, तो बेटा ये किधर काम करेगा। अब समझ यहां पर वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई कर, दो यहां पर काम कर रहा बेटा, बोल इसका थीटा जो भी होगा, इसका थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और इसका वैल्यू इस बार कौन ज्यादा हो गया, ट्रांस ज्यादा हो गया।
ठीक है, तो आइए अब इसका समरी बनाते हैं। समझना बेटा, पहली बात तो ये याद रखना, सिस कभी जीरो नहीं होगा। देखो आपके पास इतना सारा एग्जाम्पल है, सिस कभी भी जीरो। अगला बात समझ में आ रहा, ट्रांस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग की स्ट्रक्चर सिमेट्री है कि नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां समझ, हेक्स 3 इन और हेक्स 2 इन, दोनों हेक्स है। 3 इन का मतलब कहां पे आप बेटा बिल्कुल बीच में आ गए, तो दोनों तरफ आपको सिमेट्री मिल रहा, बराबर मिल रहा है, लेकिन यहां पर आपको बराबर नहीं मिला। तो जहां तक जहां बराबर मिला बेटा, वहां ट्रांस का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है यहां तक, और ये लाइन को अच्छे से समझ। सिस और ट्रांस में कौन बड़ा होता है? सिस बड़ा होता है जनरली, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है ना, और ये भी बता दे रहे, आप ये मान के चलो हमेशा, 2-4 को छोड़ करके। आपको ज्यादा नहीं जानना बेटा, 2-4 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल आपके सामने रखे जहां पे ट्रांस ज्यादा है। आपको पढ़ाई के दौरान 2-4 एग्जाम्पल जो दिखाएंगे बस उतना ही को पकड़ के चलना, और बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा होगा, सिस ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अक्सर नहीं होता है। समझ में आइए, तो ये हमारा अगला पार्ट कंप्लीट हुआ। क्या डिसाइड किया बेटा हम लोग यहाँ पर, सिस ट्रांस आइसोमर। यानी कैसे डिसाइड होगा, अगर मान लो आपको 2 मॉलिक्यूल दे दिया और दोनों का डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे दिया और पूछा कौन सिस है कौन ट्रांस है, तो कैसे पता करोगे? जो ज्यादा होगा वो सिस, जो कम होगा वो, या फिर जो जीरो होगा वो ट्रांस होगा। ठीक है, लेकिन ये अक्सर नहीं होगा। आइए अगला एप्लीकेशन पे बात करते हैं। ओरिएंटेशन इन बेंजीन रिंग का मतलब, बेंजीन रिंग में 3 ओरिएंटेशन होता है बेटा। ओम प्रकाश बोलना, ओम प्रकाश है ना, ये भूल जाता है बेटा, अपना नाम ही भूल जाता है। देख यहां देखो, बेंजीन रिंग में जहां फंक्शनल ग्रुप बैठा होगा उसका नेक्स्ट पोजीशन का नाम, उसका नेक्स्ट पोजीशन का नाम, समझा रहे ओम प्रकाश? जब क्लास में कुछ बोलते उसके पीछे कुछ ना एक मीनिंग रहता है बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मेटा प्यारा, तो फंक्शन ग्रुप के बाद वाला पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो। उसके बाद वाला मेटा, उसके बाद वाला। आइए अब यहां से देखते हैं कैसे डायपोल मोमेंट क्या कर सकता है। यहां देख, है यहां पर ऑर्थो मेटा पैरा। अब कंपेयर कर, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और इधर क्या होगा, इधर एंगल बोल 60। एक इधर काम कर रहा है बेटा, एक इधर काम कर रहा है, एंगल बोल 120। एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाए किस ओरिएंटेशन का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, 60 का, क्योंकि डायपोल मोमेंट के साथ एंगल का रिलेशन क्या था बेटा, इनवर्स था, यानी सबसे ज्यादा। उसके बाद नाम से बोल, सबसे ज्यादा ऑर्थो का। उसके बाद ये याद रखना है, ठीक, लेकिन हमेशा नहीं। सोचो अगर यहां पर सीएल रखा गया बेटा, या फिर यहीं पे समझो एक सीएल रखा है, यहां बीआर रखा है, खेल पलट ही जाएगा, है ना। जनरली क्या होता है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप रखा जाए तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उससे कम मेटा, सबसे कम पैरा का। लेकिन कुछ और खेल आइए उस पर बात करते हैं। यहां देखो, ऑर्थो का एक अलग से खेल बताने जा रहे हैं, ओनली फॉर ऑर्थो, ओनली फॉर ऑर्थो, पढ़ो ओनली फॉर ऑर्थो। अरे आइए इसका मतलब समझाते हैं। देखा गया बेटा, ऑर्थो में जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, और जो कैलकुलेट करेंगे, दोनों का वैल्यू अलग है। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू अलग है। कैसे, चलो यहां समझते हैं। यहां देखो, ये एक मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। अब अगर दूसरा, तीसरा, 4 मॉलिक्यूल को करें, सबका सब ऑर्थो वाला खेल है बेटा, ठीक है। अब ये बताओ इसका थीटा कितना होना चाहिए, इसका थीटा, इसका थीटा, इसका थीटा, यानी थ्योरेटिकली सबका थीटा कितना होना चाहिए। इसका थीटा भी 60 कैलकुलेटेड है, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू। इसका भी 60 होगा, इसका भी 60 होगा, इसका भी 60 होगा। क्लियर? लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसका थीटा देख कितना पाया गया, और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसका थीटा देख कितना पाया गया। अब क्यों पाया गया वो समझ, याद है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, बोलो इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, तो नतीजा बॉन्ड एंगल 60 होगा कि बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर? यहां पर क्या होगा बोल, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो दोनों मॉलिक्यूल नजदीक आएगा, तो नजदीक आएगा तो थीटा क्या होगा, घट गया यहां पर। अब यहां, अच्छा यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं था, ना लोन पेयर था ना हाइड्रोजन बॉन्ड था, वहां देख। अब ये मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया बेटा, पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, नतीजा रिपल्शन होगा, ठीक।
तो अब ये बताओ, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल म्यू का रिलेशन, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं? दोनों का वैल्यू इक्वल है, लेकिन यहां एक्सपेरिमेंटल थीटा बढ़ गया, मतलब एक्सपेरिमेंटल म्यू कम हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंटल म्यू कम होगा और कैलकुलेटेड ज्यादा होगा। यहां समझ, एक्सपेरिमेंटल थीटा बड़ा हो गया, मतलब यहां पर एक्सपेरिमेंटल म्यू घट गया, ये यहां पर बढ़ जाएगा, ये यहां पर क्लियर है। और इसका वजह क्या हुआ, यहां पर कोई रिपल्शन काम नहीं कर रहा, कोई इंटरेक्शन काम नहीं कर रहा, यहां पर क्या काम कर रहा है, यहां पर क्या काम कर रहा है, यहां पर क्या काम कर रहा है। आया बात समझ में? तो याद रखना बेटा, ऑर्थो के मामले में अक्सर ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों अलग, उसका रीजन का बात समझ में, रीजन किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। आइए कुछ और बात करते हैं। यहां देख, क्या लगता है इसका डायपोल मोमेंट कितना होना चाहिए? 0। इसका कितना होना चाहिए? 0। पर यहां पर होगा, लेकिन अगर पूछें क्या ये 0 हो सकता है, क्या ये 0 हो सकता है, यानी कि अगर अनलाइक एटम हुआ तो कहां कहां पे, पैरा पोजीशन पे, याद रखना, पैरा पोजीशन पर लाइक एटम होगा तो 0 होगा, अनलाइक होगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये लाइक है, ये लाइक है, तो लाइक एटम क्या होना चाहिए? पल वहां, पहले तो यह बताया गया कि अगर लाइक एटम होगा तो 0 होगा, अनलाइक एटम होगा तो 0 नहीं होगा। फिर एक और चीज बताया जा रहा है बेटा आपका कि कुछ ऐसा भी मामला है जहां लाइक एटम है फिर भी 0। अभी इस पे कम से कम लोग 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, क्यों कैसे सारे चीज पे बात करेंगे। अभी सारा का सारा आपको रूल्स बताते हुए यार, यहां तक का बात समझ में आया? कितना एप्लीकेशन पढ़े बेटा, गिन आप शुरू से। पहला पढ़े कि हम लोग डायपोल मोमेंट से पता करेंगे क्या, पोलैरिटी, फिर ज्योमेट्री, फिर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, और फिर सिस ट्रांस आइसोमर, और अभी बात किए ऑर्थो मेटा पैरा यानी बेंजीन का ओरिएंटेशन। क्लियर यहां तक? अब बेटा कहां पर, हाँ ये लाइक होगा, लाइक एटम्स, अरे बनाने के टाइम में कॉपी पेस्ट मारते हो तो वो कई बार गड़बड़ हो जाता है, ये अनलाइक एटम है, ठीक है। यहां तक आइए, ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो अभी आप लोगों का काम है 2-5 मिनट दे रहे, 10 मिनट दे रहे, जो टाइम लेना ले बेटा। पहले जितना कुछ पढ़ा है समराइज कर ले, अब क्वेश्चन बनाने, अब पढ़ाई ओवर हो गया, अब पढ़ने का कुछ ना, सिर्फ क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट नोट करना शुरू करो, राज पॉज करो। और क्या गधे लोग और गधी लोग सुनो, नोट्स हो गया आपका, डायपोल मोमेंट का जो प्रॉब्लम बनाने का सारा रूल्स रेगुलेशंस हो गया। अब क्वेश्चन पे उतर रहे, साथ में रहेगा, बात करते रहेगा बेटा, फ्लो में रहना दम, ठीक है, फ्लो खराब मत करना, और जहां गड़बड़ वहीं स्पॉट पे पूछेगा। आजा शुरू करते, देख क्या क्वेश्चन दिया है। अभी लाइन से यही क्वेश्चन आने वाला आपके पास, एक के बाद एक आपके पास स्ट्रक्चर आएगा, आपको बताना है किसके पास डायपोल मोमेंट है या नहीं। यही क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाएगा, पोलर है या नॉन पोलर। अगर 0 हुआ तो नॉन पोलर, और 0 से ज्यादा हुआ तो पोलर, ठीक है। आओ, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे, जब हम लोग हाइब्रिडेशन पढ़ रहे थे। एक बार फिर से प्रैक्टिस के तौर पे कैसा कैसा क्वेश्चन का कैटेगरी है, सब एक एक कैटेगरी हिसाब से देख ले। सिंपल आपको मॉलिक्यूल देगा और आपसे बताएगा पोलर है या नॉन पोलर बताओ, ठीक है, यानी कि डायपोल मोमेंट है या नहीं बताओ। और इसको बनाने का आपको तरीका क्या सिखाए थे, इलेक्ट्रॉन पेयर पता करेंगे, लोन पेयर पता करेंगे, सराउंडिंग एटम चेक करेंगे। अगर लोन पेयर 0 हुआ और सराउंडिंग एटम सेम हुआ तो बोल बेटा आंसर क्या होना चाहिए, तब डायपोल मोमेंट 0 होगा। और अगर लोन पेयर 0 नहीं हुआ और ये भी सेम है तो नॉट 0। अगर ये 0 हुआ और अगर ये डिफरेंट है, नॉट इक्वल्स टू 0। यही नियम था हमारा। तो नियम क्या है कि इस तरह सिंपल मॉलिक्यूल्स में जब आपसे पूछेगा तो आपको ये देखना है कि इसमें लोन पेयर है या नहीं, और सराउंडिंग एटम क्या है। और लोन पेयर जानने के लिए अपने को क्या जानना जरूरी हो जाता है बेटा, चलो शुरू करते, बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, इलेक्ट्रॉन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 2, याद है ना। लोन पेयर 0, सराउंडिंग एटम सेम, मतलब डायपोल मोमेंट नॉन पोलर कहलाएगा, ठीक है। SO2 याद है, कौन बताएगा, बोल। SO2 में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले थे हम लोग, 3, ठीक है, और एक लोन पेयर होता है इसके अंदर में। सराउंडिंग एटम आपका सेम है, तो आंसर बोल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यानी ये पोलर होगा। BCl3 3, लोन पेयर 0, सराउंडिंग एटम
सेम मतलब इक्वल्स टू 0। अगला आ जाए PCl3 लोन पेयर 4 है ना, और सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 लोन पेयर 1, सराउंडिंग एटम सेम मतलब नॉट 0, एक आ गया ना, नॉट 0। CCl4 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर 4 लोन पेयर नहीं होगा, सराउंडिंग एटम सेम है मतलब ये 0 होगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गया मतलब ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। SF4 में आ जाए बेटा, बोल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लोन पेयर 1, सराउंडिंग एटम सेम मतलब नॉट 0। XCF4 आ जा, बोल इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर सराउंडिंग एटम मतलब ये खेल में गड़बड़ आ गया। याद आया, बात किए थे, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं ना। कहने का मतलब ये बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको आपको स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करना है। वो 2-4 को छोड़ करके बाकी सब आप इसी नियम से सॉल्व करोगे। 2-4 के लिए ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर से बनाना है, अदरवाइज बाकी आपको इसी तरीके से। अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे। वंस अगेन आ जा बेटा, XCF6 इलेक्ट्रॉन पेयर 7, एक लोन पेयर मिलेगा, सराउंडिंग एटम सेम है, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। आ जाए बेटा SF6 6 0 सेम माने 0 होगा। क्लियर है ये, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आपको करवा चुके, ये जस्ट एक रिवीजन था, प्रैक्टिस था। ठीक, अब आज स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। क्वेश्चन वही आपका बताना, मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 की नहीं। ठीक है, ये देखो I3 माइनस। अब I3 माइनस याद है हम लोग पढ़ चुके हैं, बोल I3 माइनस ऐसा था, क्या बात करेंगे, बोल एक बोलो, इस लोन पेयर का डायपोल मोमेंट इधर काम करेगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर काम करेगा बेटा, ये इधर, बोल इन तीनों का रिजल्टेंट 0, ये भी 0, ये भी 0 मतलब नेट 0 आएगा। अब आज ये एग्जांपल अभी बात की थी XCF4 कैसा होता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। बोल ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा मतलब ये भी आपका 0 हुआ। अगला देख XCF2 एकदम सेम है बेटा, मिलाओ सेम है, 3 इधर काम कर रहा है, तो बोलो ये और ये और ये तीनों मिलकर के क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, 0 होगा। ये इसको कैंसिल करेगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करेंगे, उनमें से ये कुछ था। ठीक, कुछ और है, देख लो बेटा यहां पर, ये आपके सामने डायग्राम, क्या लगता है आपको, बोलो। चलो ना बात करते, बोल यहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन बता बेटा, माने रेगुलर ज्योमेट्री की इरेगुलर, कोई लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। इसकी बात करते आ जा, I2Cl6 देख ऐसा दिखता है, ये बता सकते हैं यहां पर आयोडीन का हाइब्रिडेशन क्या है, स्ट्रक्चर से बात करो। sp3d2 में बोलिए ये क्या ज्योमेट्री बनेगा, एक प्लेन में, ये और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, उसी तरीके से इधर भी कटेगा, बोल आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, आज अगला केस से बात करते हैं, जवाब दो आप लोग। बोलो यहां पर बोरोन का हाइब्रिडेशन sp3 है, 4 है ना, और सारे का सारा सराउंडिंग एटम मतलब 0 होगा। चलो यहां बात करते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स पे बात करते हैं। C6H6 ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बोल 0 है ना। अगला कौन है, नेप्थलीन, बोल 0। अगला बोल एंथ्रासीन 0, समझ में आया, तो इस तरीके से रहेगा आपका 0। एक और है, ध्यान से देखना, ये भी C10H8 है, ये भी C10H8 है, कौन, दिस मॉलिक्यूल, क्या कहते हैं इस मॉलिक्यूल को, कोई नाम बताना चाहेगा, एजू बोलना, इसको एज्यूलिन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट बेटा 0 नहीं है, क्यों नहीं है, इसको हम लोग आगे चल करके, इसी आज ही पढ़ेंगे आगे चल करके। आप में से कोई है जो क्वाजी एरोमेटिक का नॉलेज रखता है, क्वाजी एरोमेटिक, नहीं, होल्ड पे रखो, बातचीत करेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है बेटा, ये दोनों का स्ट्रक्चर देखना। ठीक है, देखो होता कुछ नहीं बेटा, एक बॉन्ड को यहां से तोड़ो, प्लस माइनस में डेवलप होगा, चार्ज वहां पर सर्कुलेट कर रहा है, वो चार्ज का खेल है, दिखाते आगे क्या करना है। आओ C5H12 पेंटेन, बोल इसका डायपोल मोमेंट
C5H12 अगेन आइसोपेंटेन, बोल नॉट जीरो, जीरो। एक चीज दम दिमाग में छाप ले, अगर एल्केन है आंसर जीरो। एल्केन क्या है बेटा, पोलर या नॉन पोलर, बोल नॉन पोलर। तो एल्केन का स्ट्रक्चर कैसा भी देगा, सीधा टेढ़ा बैका जैसा भी देगा, आंसर अगर एल्केन है तो आंसर जीरो बेटा, एकदम फिक्स्ड है आपका, ठीक है। अगेन C5H12 कौन है, नियोपेंटेन, इसका भी आंसर एक चीज याद रखना, एल्केन बाय बर्थ नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट इसका हमेशा जीरो होगा। तैयार रहना, बोल करके अभी आगे क्वेश्चन में फंसाने वाले आप लोगों को, ठीक है। तो चल अब एक लैंग्वेज सिखाने जा रहे, समझना। देखो तो यहां पर क्या, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं पता है, क्यूमुलेटेड एल्कीन। लेकिन अगर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसको कहते हैं कंजुगेटेड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और बीच में फिर कोई कंटिन्यूटी नहीं, टूट गया फिर आया, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड। जैसे कि बोल, ये कौन है, क्यूमेलीन है, ये कौन है, कंजुगेटेड ईन है ये, और ये कौन है, आइसोलेटेड एल्कीन है। ये दो लैंग्वेज को समझ में आया बेटा। क्यूमेलीन, क्यूमेलीन को कैसे याद रखना, अभी हमारा पढ़ाई क्यूमेलीन पे होने वाला है। क्यूमेलीन को आप कैसे याद रखोगे, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, अगर ये पैटर्न चलता जाएगा आप उसको क्यूमेलीन कहोगे, ठीक है। लेकिन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेटेड ईन कहलाएगा, अदरवाइज वो आइसोलेटेड एल्कीन कहलाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ, दोबारा से समझ, ये देखो कंजुगेटेड है। अब थोड़ा सा हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, बोल इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका इसका इसका, तो sp2 होने का मतलब उसके पास एक p खाली है, देखो एक एक p दिखाया गया यहां पर, और यही जब ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, यही जब ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा, ये किसका देखे हम लोग बेटा, अब ध्यान से सुनना, कंजुगेटेड जितना भी होता है वो रेजोनेंस क्यों दिखाता है, ये रेजोनेंस होने का वजह है। रेजोनेंस तभी होगा जब सारा का सारा p और ऑर्बिटल लाइन से एक साथ होगा, तब वो अपना इलेक्ट्रॉन का जंपिंग के लिए इसको इस तरह से चलता हुआ जाएगा। लेकिन अगर वो टूट जाए तो फिर वो खेल नहीं होगा। ये देखिए, भी sp2 लेंगे, sp3 है, यहां पर कंजुगेशन टूट गया, मतलब यहां पर उस तरीके का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पाई को समझना, थोड़ा सा p और बैटल को समझना, दोबारा बताना जरा, फिर से देखना बेटा। ये देख कौन है, पॉलीआइंस, माने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको पॉलीआइन कहेंगे। ये समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछेंगे, बोल बेटा यहां का कार्बन का हाइब्रिडेशन, इसका 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 मतलब अब ये बताओ कि अगर ये सब sp है तो इसका कितना p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, बोलो दो। तब वो दो p ऑर्बिटल कैसे दिखेगा वो बात करेंगे। अब इसको देखो, ये क्यूमेलीन है, समझना। यहां बोलो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो समझ के जवाब दो। एक कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड है, sp, यहां पर बोल, यहां बोल बोल, अब कंपेयर कर, ये सब sp है, sp 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 sp, मतलब यहां पर एक और दो p ऑर्बिटल इस तरीके से खाली मिलेगा, और वही मामला आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा, एक और दो इस तरीके से खाली देखने को मिलेगा, ठीक है। दोबारा समझा रहे, फिर से समझना बेटा, दोबारा समझाने जा रहे, फिर से समझना। देख कौन है ये, पॉलीआइन है ये। अब पॉलीआइन देखो कैसा दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है ये क्या है, एक p ऑर्बिटल एक और p और इस तरीके से ऐसा क्यों है बताओ, होना भी चाहिए। बताओ एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के बीच में कितना एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट आपको, ये कौन है, क्यूमेलीन में देखने को मिलेगा। ये क्यूमेलीन है, तो देख तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान दो, इसका टर्मिनल एंड पे कितना बॉन्ड खाली है बेटा, यहां टर्मिनल बॉन्ड पे कितना खाली, एक है ना, यहां पर दो बॉन्ड खाली है, और इसी दो बॉन्ड का खेल का भी पकड़ आपको पकड़ना है। आइए, ये कौन है, कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड में देख तो किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके है ना, सब एक लाइन पे रहेगा। समझ में आइए, हमारा फोकस इस पे होने वाला है। इतना सब कुछ पढ़ाने का मेन मकसद था क्यूमेलीन पे बात करने वाले बेटा। क्यूमेलीन समझ में आया, क्यूमेलीन में p ऑर्बिटल का अरेंजमेंट समझ में आया। अब आइए क्यूमेलीन पे बात करते हैं। ये देखो, क्यूमेलीन दो तरह का होगा आपके पास, एक इवन होगा और एक ऑड होगा। इवन किसको कहेंगे, देखो समझो इसको, दो डबल बॉन्ड आया,
ऑड किसको कहेंगे, पकड़ो एक बार फिर से, इवन को पकड़ो एक बार फिर से, ऑड को पकड़ो। क्यूमिलिन में आप इवन ऑड किससे डिसाइड करोगे, डबल बॉन्ड से या कार्बन से? हाँ, ये गलती मत करना, वरना फिर ये ऑड आपको दिखने लगेगा। आप कार्बन को गिनना नहीं, या डबल बॉन्ड को आपको गिनना कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितना डबल बॉन्ड आ रहा है। आया बात समझ में बेटा यहां तक? तो क्यूमिलिन का इंट्रोडक्शन समझ में आया। आप सुनो क्यूमिलिन का मेन खेल। जो इवन होता है बेटा वो ऐसा दिखता है, और जो ऑड होता है वो ऐसा दिखता है। यानी इवन के टर्मिनल पे जो दो बॉन्ड है, समझ इसको, ये एक प्लेन में है, ये एक दूसरे प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में। लेकिन जो ऑड होता है उसका टर्मिनल एंड सेम प्लेन में होता है। ठीक है, आप सोच लॉजिकली, यहां पर एक हाइड्रोजन रख दिए बेटा, यहां पर एक क्लोरीन रख दिए, यहां पर एक क्लोरीन रख दिया, यहां हाइड्रोजन रख दिया, इसका डायपोल मोमेंट बोल, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर यहां क्लोरीन कर दिए, यहां हाइड्रोजन कर दिए, तो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? कैंसिल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है बेटा, दो अलग अलग प्लेन में। लेकिन सोचो तो अगर यहां हाइड्रोजन रखा, यहां हाइड्रोजन रखे, यहां क्लोरीन रखे, यहां क्लोरीन रखे, बोल नॉट जीरो। कैसे जीरो होगा? ऑपोजिट में सेम है, ऑपोजिट में सेम है। सी से ट्रांस है, सी से, ये सिस है। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दे बेटा, यहां क्लोरीन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, तो बोलो क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी आप ये पूरा खेल को अब एक लाइन में समझ, इतनी देर से जो बता उसको एक लाइन में समझ कि अगर तेरे पास इवन क्यूमिलिन है तो चाहे वो जिस हाल में भी हो, उसका डायपोल मोमेंट हमेशा नॉट जीरो, नॉट जीरो, ऑलवेज नॉट जीरो। कौन? इवन। लेकिन जो ऑड होगा वो क्या होगा? अगर सिस है तो नॉट जीरो होगा, और अगर ट्रांस है जीरो होगा, लेकिन तभी जीरो होगा जब टर्मिनल एंड का ऑपोजिट सेम होगा। ऑपोजिट साइड सेम होगा तो जीरो, अदरवाइज वो भी जीरो नहीं होगा। खेल समझ में आ गया? तो फिक्स कर ले, इवन कभी जीरो नहीं होगा, ऑड जीरो होगा, अगर सी से तो जीरो नहीं होगा, ट्रांस है तो जीरो होगा, लेकिन ट्रांस में भी ऑपोजिट साइड में आपका सेम। और क्यों कैंसिल हो रहा, बात समझ में आ गया डायग्राम से? ठीक है ना? आइए बात करते हैं। अब रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये रहा, क्या लगता है बोलो? जीरो नॉट जीरो, कहानी खत्म करो, ओरली सॉल्व होगा बेटा। ऑड है ये इवन है, इवन नॉट जीरो। अगला पकड़। अब सुनो, ऑर्गेनिक के दुनिया में बेटा एक नियम याद रखना, वन पाई बॉन्ड इक्वल्स टू वन रिंग, वन डबल बॉन्ड इक्वल्स टू वन रिंग। ये रूल मालूम है? नहीं मालूम है? दोबारा सुन, बोलना बेटा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बोल इसके अंदर कितना पाई बॉन्ड है? एक। फॉर्मूला बोल इसके पास का, फॉर्मूला बोल, C3H6। क्लियर? फिर से समझना बेटा, CH2 गिन, इसमें कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, और इसके अंदर कितना रिंग है? एक। एक पाई बॉन्ड एक रिंग के बराबर होता है। मतलब आप इसको किस नजर से देखने वाले? पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के नजर से देखने वाले हो, तो बोलो आपको लगातार क्या दिख रहा है? दो डबल बॉन्ड दिखा, दो डबल बॉन्ड देखने का नजरिया अपना सेट कर, दो डबल बॉन्ड दिखा। अगर दो डबल बॉन्ड है मतलब नॉट इक्वल टू इवन हो गया, इवन होगा तो क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया? वंस अगेन ट्राई कर, बोल कितना डबल बॉन्ड दिखा तुम लोगों को? दो, मतलब नॉट जीरो होगा। फिर से बोलना बेटा, कितना डबल बॉन्ड दिखा? गिन, 1 2 3 4, आंसर नॉट जीरो। एकदम ऑलरेडी खेल होगा। समझ में आया? लेकिन ये खेल किसके लिए? क्यूमिलिन के लिए। वंस अगेन फिर से ट्राई करते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चन दे रहे, बोलना गिन कितना डबल बॉन्ड? 1 2 3 माने और साथ में देख ऑपोजिट ट्रांस, मतलब जीरो होगा। ट्राई कर, बोल होगा जीरो, ये भी जीरो। अगला ट्राई कर बेटा, बोल क्यों नॉट जीरो? इस बार तो 3 है, लेकिन ऑपोजिट और तो है तो, लेकिन ऑपोजिट से ये क्या हो जाएगा बेटा? उसको ट्राई कर, बोल होगा जीरो। 1 2 3 है, ऑपोजिट सेम है, मतलब ये क्यूमिलिन का खेल समझ में आ गया बेटा आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, बताओ इसका आंसर। 1 2 3 4 5 ऑड है, ऑपोजिट सेम है, जीरो। वंस अगेन ट्राई कर, नॉट जीरो। अगेन ट्राई कर, बोल नॉट इक्वल्स टू जीरो। खेल समझ में आया? बोले ना, एक चीज पकड़ लिया बेटा, धड़ धड़ बनता चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करना, बोल बेटा इसको दिन कितना है? 1 2 3 4 5
ये तो इवन हो गया। जब इवन होगी तो और कुछ चेक करने नहीं, आंसर आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेडिक्ट द डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनना बेटा, बोलो। भाई दिक्कत आ रहा है? अच्छा इसको भी ट्राई कर। अब सुन, ये कौन है पहले बोल, कौन है ये? साइक्लोहेक्सेन। इस मॉलिक्यूल का पूरा नाम बोल। 1,4 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। चेक कर, 1 2 3 4 5 6 है ना। अच्छा सोचो तो यही स्ट्रक्चर को अगर ऐसे देते तो ये बोल सी सही है, ट्रांस। ट्रांस है, देख उसका ये सी सही है, ट्रांस है। बोथ स्ट्रक्चर आर सेम। लिखने का पैटर्न अब समझ लो कैसे पकड़ना है। ये सिस्टम समझ में आता है आप लोगों को? ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, एक ऊपर एक नीचे, ऑपोजिट साइड में कटेगा बेटा 0, ये दोनों सेम साइड में। ठीक है, अब सुनो, इस तरीके का स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बोलते हैं। आगे चल करके जब आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में, वहां दोबारा बात करेंगे। चेयर फॉर्म बोलते हैं। और चेयर फॉर्म में इस वाले को एक्सिस कहते हैं और इसको इक्वेटर कहते हैं। यहां पर एक्सिस पे, यहां पर एक्सिस पे, अगर दोनों एक्सिस पे हुआ या दोनों इक्वेटर पे हुआ, यहां पे इक्वेटर यहां पे इक्वेटर, तो उसको बेटा ट्रांस पकड़ना। लेकिन अगर आपके पास एक एक्सिस में है और एक इक्वेटर में, तो उसको आप क्या पकड़ोगे? ये नियम याद रखना आपको। ठीक है, ये आगे चल करके दोबारा पढ़ेंगे, बस टच, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ रहे बेटा उस टॉपिक को कई जगह पर टच कर। याद है ना हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे? जो टॉपिक पकड़ रहे बेटा वो टॉपिक केमिस्ट्री की जितनी जगह पर है हम लोग सबको टच करते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। लिखने का तरीका ऐसा भी होगा, वो आपको पकड़ना होगा। पकड़ने का तरीका फिर से बता दे रहे, अगर दोनों पोजिशन एक्सिस पे हुआ या दोनों इक्वेटर पे हुआ, अगर एक एक्सिस पे इक्वेटर हो गया तो सिस कहलाएगा। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट 0 और उसका नॉट 0। चलो फिर से बात करते हैं। नॉट इक्वल टू 0 क्यों? सेम साइड मतलब सिस माना जाएगा। इसकी बात कर बेटा। बोल 0 होगा। क्यों 0 होगा? बोल, इसका डायपोल मोमेंट इधर काम करेगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर काम करेगा। बोल कितने पे काम कर रहा है? और बोले थे ना 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 पे काम करेगा तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा, तो इसका आंसर भी 0। क्लियर है यहां तक? आओ खेल शुरू होता है। बोल इसका आंसर, कोई डाउट? आंसर 0। अगला ट्राई कर। कोई डाउट? वेरी गुड, 0। अगला ट्राई कर। लेकिन सवाल है क्यों, है ना? अब उस पर एंट्री समझ में आया, कहां एंट्री ले रहे बेटा? और सुन लो, अभी ऐसा 8-10 प्रॉब्लम बताने के बाद अगेन लास्ट में आपको एक पकड़ाएंगे, खींचोगे सब चलाएगा, लेकिन पहले इसको समझ लो। सबसे पहला सवाल, बोलो यहां पर जो ऑक्सीजन अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, उसका हाइब्रिडेशन क्या है? मारे ना कान का नीचे तुम लोग का सब पढ़ा के अभी इस हालत पे आके तुम लोग आंसर sp2 है। क्यों sp2 है? बोल, एक तो यहां पे इन्वॉल्व है, मतलब एक लोन पेयर आपका डीलोकलाइज कर गया, तो एक ही पकड़ेंगे ना। आंसर बोल क्या है? हाइब्रिडेशन। और अगर sp2 होगा तो उसका ज्योमेट्री बता। देखते हो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना? क्लियर? बात कर, होगा ना? नीचे आ जा बेटा, बोल नीचे फिर से बात कर, बोल क्या होगा? ओ होगा इस तरीके से और ऐसे होगा। क्लियर है? अगला बात समझना। बोल यहां पे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड के पास फ्री रोटेशन का प्रॉपर्टी होता है, वो फ्री रोटेट कर सकता है। मतलब दिस स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे। क्लियर? आपको पता है इसका नाम क्या है? क्विनॉल। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बेटा? क्विनॉल। क्विनॉल एक लिक्विड होता है। सोचो तो मेरे पास एक कंटेनर में क्विनॉल रखा हुआ है, उस क्विनॉल के लिक्विड कंटेनर के अंदर जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा कि इसमें मिलेगा कि दोनों में मिलेगा? लॉजिक यूज कर, लॉजिक यूज कर, दोनों मिलना चाहिए। आइए, इसका मतलब हम लोगों को ये दोनों स्ट्रक्चर मिल सकता है। अब बताओ, इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल होने का चांस दिख रहा है? बात कर, नहीं होगा ना, क्योंकि लोन पेयर का डायपोल मोमेंट इधर और इस लोन पेयर का इधर, तो लोन पेयर तो कैंसिल नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट इधर काम करेगा और इसका हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट बेटा इधर काम करेगा, कैंसिल होगा। इधर पे बात कर, बोल ये लोन पेयर
कैंसिल होगा, इधर ऑक्सीजन का और इधर ऑक्सीजन का, तो बोल इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं, इसका नहीं, अब मिलेगा दोनों, तो टोटल बोल नॉट 0 एंड 0 विल बिकम व्हाट, नॉट 0। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसके पास यानी फिर से अगर आप देखो कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है बेटा, ट्रांसफॉर्म में ये तो कटेगा ये, लेकिन ये तो सिस फॉर्म में है। बात समझ में आया? तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सॉरी डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, बोल नॉट 0। अब यही खेल को ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दे, सेम खेला होगा। यही खेला हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा दे, मामला तो वही होगा ना। फिर से कैसे देखोगे बेटा, बोल आप ऐसे दिखाओगे, एक लोन पेयर इधर है, एक CH3 इधर है, फिर उसी तरीके से दिखाओगे यहां पर एक लोन पेयर एक CH3 है, फिर घुमा दोगे फिर कट जाएगा। बात समझ में आया? मतलब ये भी क्या होगा, नॉट 0। बात समझ में आया? चलो एक बार फिर से समझते हैं, आओ अगला क्वेश्चन, क्या लगता है इसका जवाब, चलो देखते हैं, समझते हैं, आइए चलो समझते हैं। बोलना बेटा, आपको पता है NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बात करो, होगा? अच्छा, नीचे भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, NO2 का स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है? क्या आप बोल सकते कि सर यहां पर तो रेजोनेंस हो रहा है, बेंजीन रिंग की बात नहीं करे बेटा, फंक्शनल ग्रुप खुद रेजोनेंस दिखा रहा है, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, मतलब एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल अपने को कैसे दिखना चाहिए, देख तो ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं, ओ ओ, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो वैसे नीचे भी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा। अब ऊपर नीचे देख करके बोल डायपोल मोमेंट 0, क्या समझ में आया? ठीक है, चलो फिर से समझते बेटा, इस मॉलिक्यूल को देखते, यहां पर सोचो तो कैसा होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपका क्या दिखाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। नीचे क्या होने का चांसेस है, बोल एक ऐसा मिलेगा तो क्या बनेगा 0, और एक घुमा दे नॉट 0, और 0 नॉट 0 मिलकर के नॉट 0, तो ये जवाब नॉट 0 होगा। ठीक, और फिर से समझते हैं, और ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है बेटा, इसी का आयन है, देखो ये। अब बता तो ये कैसा होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O O माइनस, नीचे भी वैसे ही बनाएंगे, या फिर C डबल बॉन्ड O O माइनस, आप क्या बोलोगे, सर यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ऊपर में कैसा दिखेगा बेटा, है ना, वो ऊपर कैसा दिखेगा, नीचे भी ऐसे ही आएगा 0। खेल क्या पकड़ में आया कि अगर फंक्शनल ग्रुप खुद रेजोनेंस दिखा रहा है और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहा है तो आंसर 0 होगा। अगला को गेस करना तो बिना खोले दिमाग लगाओ तो 0 होना चाहिए कि नॉट 0 होना चाहिए, गेस करो ना, क्या होगा, क्या होगा बोलो, नॉट 0, चेक करो और सोचो तो इसका आयन क्या, इसके अंदर भी रेजोनेंस बनेगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये भी आपका क्या समझ में आया? तो बोलते हो कहां कहां 0 मिला, जब फंक्शनल ग्रुप खुद रेजोनेंस दिखाना शुरू किया और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहा है तब आपका आंसर 0 हो गया। आया बात समझ में? चलिए फिर से कुछ और मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे, यहां देखो क्या लगता है, सोचो, नॉट 0 समझ में आ रहा, कैसा दिखेगा बोलना, C डबल बॉन्ड O O M E, अब कितना भी घुमाओ तो, है ना। अच्छा ये इथाइल, इसको मिथाइल मान लो, मिथाइल मान लो, ये तो भी नॉट 0 होगा। इसका गेस करो ये कैसा दिखेगा, देखो तो C डबल बॉन्ड O CH3, क्या लगता है बोलो, नॉट 0, है ना। ये कौन है, कीटोन है, देखो हर एक फंक्शनल ग्रुप से मुलाकात करवाए बेटा, ये ईस्टर है, ये कीटोन है, बोलिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या होगा, इसके जगह पर H आ जाएगा, बोल क्या होना चाहिए, नॉट 0। खेल पकड़ में आ रहा है, आ जा, और भी अभी यहां पे कार्बन का हाइब्रिडेशन बोल,
sp, तो sp का मतलब ये क्या होगा, लीनियर होगा, ऐसा दिखेगा, और ये कैसा दिखेगा बेटा, अब आंसर बोल, जीरो, तो लीनियर होने पे कैंसिल हो गया जीरो बेटा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करना, इसको पहचान रहे, कौन नहीं पहचान रहे तो पहचान करवा देते बेटा। ये देख, ये लिखने में ऐसे लिखा गया है धोखा देने के लिए, ये बेटा आपका ये है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो ये भी लीनियर है, ये भी नीचे लीनियर है, आंसर बोल जीरो होगा। ठीक, अगला गेस कर, अब बोल, यहां देख, ये ऐसा दिखेगा, सोचो, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है बेटा दोनों तरफ, है ना, नीचे भी कैसा होगा बोल, होगा ऐसा, बोल कटेगा सब, आंसर जीरो होगा। खेल समझ में आया? अब इसी खेल को समराइज करें, पूरा खेल को अच्छे समझना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा बेटा, या तो आपके क्वेश्चन पे बेंजीन रिंग पकड़ा देगा और ऊपर नीचे सेम फंक्शन ग्रुप डाल देगा, उसको नाम दे दिए जेड, या फिर यही आपको दे देगा नया आदमी प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, मालूम है ना, उसी फॉर्मेट पे दे देगा। अब खेल को कैसे याद रखना वो सुनो, अगर जेड मोनो एटॉमिक हुआ तो जीरो होगा, सोचो तो, सोचो ना, यहां क्लोरीन रखो, क्लोरीन रखो, ब्रोमीन रखो, ब्रोमीन रखो, कटेगा, मोनो एटॉमिक होने पे जीरो होगा। और कब जीरो होगा, अगर फंक्शन ग्रुप खुद रेजोनेंस दिखा रहा है, जैसे NO2 COO माइनस SO3 माइनस, तो जीरो होगा। और कब जीरो होगा, जब लीनियर होगा, लीनियर दो ही बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाला खेल होगा। और कब जीरो होगा, अगर सिमेट्री होगा। ये चार हुआ तो जीरो, इसके बाद सब नॉट जीरो। एक लाइन में पूरा खेला गया बेटा, समझ में आया? जब आप लोग नोट करोगे सिर्फ ये पार्ट को नोट करना, उतना नोट करने का जरूरत नहीं, इसी में सारा का सारा आ गया। क्लियर है सबको? भी पिक्चर बाकी है बेटा, रुक जा, यहां तक ओके है ना? आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ट्राई कीजिए, बोल आंसर, बोलो, वेरी गुड, आंसर बोल, बोल नॉट जीरो। नॉट जीरो क्यों बेटा, नॉट जीरो का वजह बताओ। आप तो इसका अंदर फिर खेल समझे नहीं बेटा, ये पार्ट तो सेम चला, इस पे सोचनी नहीं है, ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं ना। बोल, अच्छा एक मिनट, क्या आप लोग इसको पढ़ना जानते हैं? ये जो लिख करके दिखा, इसको इसका मतलब जानते हैं? बोल, यहां कौन बैठा हुआ है? कार्बन बैठा हुआ, और ये सर्कल कौन है? एक और कार्बन, है ना। इसका मतलब आप अगर ये स्ट्रक्चर को देख रहे तो देखो, ये स्ट्रक्चर को आप ऐसे देख रहे, यहां Z है, यहां H है, यहां H है, ये फ्रंट कार्बन। अब पीछे आ जा, बैक कार्बन, तो बैक कार्बन में ऐसा है बेटा, यहां Z है, यहां H है, यहां H है, इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं, याद करो। ये एक ही चीज है, मिलाओ, बात पल्ले पड़ रहा है, इसका बेटी का रंग उड़ गया बेटा, समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलो फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, बोलो। तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये नॉट जीरो होगा, ये जीरो होगा। क्लियर है? अब बताओ, ये बताओ, ये बताओ, नॉट इक्वल टू जीरो, वेरी गुड। अब करेक्ट आंसर सुनो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। समझाए कैसे? और बताते हैं। बोल बेटा, यहां कौन है? उस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? बोला, चलो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहां पर, चलो इसको लिखते हैं। यही स्ट्रक्चर देख तो, CH3H है ये। अब पीछे की तरफ आ, बोल कौन है? यहां CH3, यहां H, मिला, सेम स्ट्रक्चर है। हा? इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ तो देखे जरा। चलो बता दिए, CH3 है, CH3 के साथ कौन है? बोल, CH2 है। इसके साथ कौन है? बोल, CH2 है। इसके साथ कौन है? बोल, अरे यार एल्केन है, 2 मिनट पहले बोले तो आपको फंसाएंगे और आप लोग फंसे। ये एल्केन है ना, एल्केन हमेशा जीरो होगा। ये धोखा देने वाला क्वेश्चन था बेटा, समझ में आया? क्लियर है? तो ये नॉट जीरो नहीं, आपको धोखा देने के लिए, ताकि आप फंसो बीच में और आप सब फंसे। तो आंसर याद रखें, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो। एल्केन बाय बर्थ नॉन पोलर, हमेशा
जीरो होगा, स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी आपको दे दे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर इसका डायपोल मोमेंट म्यू है तो गिवन स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट आपको बताना है। ठीक, एक एक करके शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक, बोल, अब समझाते हैं। यहां डायपोल मोमेंट क्या बोला बेटा, समझ आया? याद है, डायपोल मोमेंट सिर्फ यहां काम कर रहा है, इसका वैल्यू म्यू है। क्लियर? तो बोल, यहां पर काम कर रहा म्यू और यहां पर काम कर रहा म्यू। एंगल कितना बेटा? थीटा। याद करो, क्लास के शुरुआत में बोले थे अगर दोनों म्यू सेम होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? बोल। टू म्यू कॉस थीटा कितना बेटा? यहां 60, तो 60 का मतलब 30 का मतलब √3/2 का मतलब 2 और 2 कट गया। पहला का आंसर समझ में आया? अगला आप लोग कोशिश करोगे। देखते राज कौन है, कॉल बैक कर। बोलो इस बार क्या होगा? म्यू कैसे? 2 म्यू कॉस। इस बार थीटा कितना बेटा? 120/2 60 का वैल्यू हाफ हाफ कट गया, आंसर म्यू। इसका आंसर म्यू होगा। क्लियर? इसका आंसर तो वैसे ही बोलेंगे बेटा आप लोग, 0 होगा। ठीक है, जनरली यहां एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्लोरीन है, एक्स यहां पर हैलोजन को लेकर के चल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? अगर ये 3 समझ में आ गया बेटा तो इसके बाद का बाकी जो है वो बिना सॉल्व किए आप लोग आंख से सॉल्व हो जाएगा, ओरली बनेगा। अगला क्वेश्चन पकड़, अब देख बता रहे, इसको भूल जा, इसको भूल जा। बोल, इसका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, रिजल्टेंट म्यू, और एक म्यू पहले से यहां बैठा हुआ उसी डायरेक्शन पे। आंसर बोल, 2 म्यू। इसका आंसर 2 म्यू। क्लियर है? चल अगला ट्राई करना। 0, 3 म्यू कहां काम किया बेटा? 120 पे। 120 का रिजल्टेंट हमेशा 0। क्लियर? अगला फिर से गेस करना। म्यू कैसे? ये और ये कट गया, अकेला बच गया, अकेले का वैल्यू म्यू। ठीक है, नेक्स्ट फिर से 0, ये कट गया, ये और ये कट गया, आंसर 0। अगला फिर से √3 म्यू, ये और ये कट गया, तो बचा कितना? 60 बचा। 60 का कैलकुलेशन आप पहले से करके बैठे हुए, √3 म्यू। नेक्स्ट म्यू। इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो बोल सकते हो ये और ये कट गया, 120 डिग्री का खेल आया, एक तरीका ये है। दूसरा बोल सकते हो कि अगर इन तीनों को लेंगे तो 0 हो जाएगा, अकेला जो बचा वो म्यू, तो इसका आंसर बेटा म्यू। आया समझ में? क्लियर यहां तक? हाँ, ये म्यू होगा, ये ओनली म्यू होगा। ठीक है, एक और है, बताओ। ये तो और बच्चा वाला कोई, ये कट गया, ये कट गया, एक बच गया। आया समझ में? ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन देखना बेटा, जेई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल जॉइंट में भी पूछा था। इतना सारा नहीं था, 4 ऑप्शन था। तरीका समझ में आ गया आप लोग को? आइए अगला टॉपिक पे बात करते हैं, फिर से डायपोल मोमेंट। इस बार क्या बोला है? अब तक आपसे पूछा गया कौन किसका 0 किसका 0 नहीं, पोलर नॉन पोलर। अब आपसे क्या पूछा गया? ऑर्डर। आओ समझते, पहला क्वेश्चन। चलो अपना बुद्धि लगाओ। HF का 3 रूल याद रखना। डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये है ना? और प्रायोरिटी किससे शुरू होगा बेटा? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा? तो देख, तो पहला का आंसर ये बनेगा। कोई डाउट? अगर आप लोग ट्राई करोगे, बोलो। H2O का ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा ना। ठीक है, देख फिर से खेल पकड़ना बेटा। ग्रुप 17 चल रहा है, ये ग्रुप 16 चल रहा है, आप पकड़ ग्रुप 15। खेल कौन ज्यादा होगा, तो मतलब ऑर्डर क्या होगा? ये होगा सबसे। ठीक है ना? अगला पकड़, सबसे कम कौन होगा? उसके बाद
उसके बाद थोड़ा सा केयरफुल रहना बेटा, यहां थोड़ा सा केयरफुल, स्लाइट डिफरेंस है, देखो इसका आंसर बता रहा, स्लाइट डिफरेंस है। ये देख, मीथेन का डायपोल मोमेंट 0 डिवाइड, अमोनिया का 1.47, HF का 1.83 और H2O का 1.85। पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा डायपोल पाया गया इसके मामले में, ठीक है। रीजन सिंपल है बेटा, इसके पास जो ऑक्सीजन है, जबकि इसके पास लोन पेयर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन इसका जो दो लोन पेयर एंगल पे चला जा रहा है उसके वजह से इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। तो फिर भी याद रखना HF और H2O में कौन ज्यादा होगा, H2O को ज्यादा याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अगला आओ, देखो क्वेश्चन NH3 NF3, ये तो आप लोगों का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हुआ करता था, याद है। बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन था कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हुआ, क्यों? तो इसका रीजन आपको दिखा दे रहे, कैसे था बेटा, ये देख, ये था इस तरीके से 3, और ये इसका भी स्ट्रक्चर होगा। अब बोल, हाइड्रोजन बैठा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन और यहां पे भी फ्लोरीन, यही है ना। अब बताओ इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, और लोन पेयर का भी इसी तरफ होगा। जबकि इस मामले में लोन पेयर का यहां होगा और इसके उल्टे तरफ चला गया, तो उल्टे तरफ होने का मतलब कुछ तो नलिफाई होगा, कैंसिल होगा, तो कौन ज्यादा हुआ। और रीजन याद रखना, यहां पर रीजन है डायरेक्शन का, यहां पर सेम डायरेक्शन पे काम कर रहा है, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम कर रहा है। ये आपका आंसर, चेक करो। कुछ जगह पर डेटा दे दिया, आपको वैल्यू याद नहीं करना है, रेफरेंस के लिए याद रखना कि कौन ज्यादा कौन कम, आपको सिर्फ कम और ज्यादा याद रखना, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मेमोरी कैपेबिलिटी अच्छा, याद रख सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ रही है, चलो अगला क्वेश्चन। CCl4 का सबसे, ये देखिए इसका ऑर्डर, जैसे जैसे इसमें क्लोरीन बढ़ रहा है बेटा, इसका डायपोल मोमेंट घट रहा है, क्योंकि क्लोरीन एक दूसरे को फिर कैंसिल करना शुरू कर रहा है, ठीक है। इस ऑर्डर में याद रखना है। सबसे ज्यादा नाम बोल, इसका क्या है, मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम मिथिलीन क्लोराइड, इसका नाम क्लोरोफॉर्म। अब यहां पे CCl4 रखो या CH4 रखो, दोनों का डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। नियम के मुताबिक तो ये आंसर होना चाहिए था, है ना, बट ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है बेटा, जेई में भी पूछा है, ठीक है, सुन ले, होना तो यही चाहिए था, लेकिन इस बार आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। देखो ये ठीक है, जो ऑर्डर है इस जगह पे गड़बड़ हुआ। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ काफी छोटा होता है, नतीजा ये होता है कि देखो, तो ये भी तो कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। यहां पर इसका बॉन्ड लेंथ काफी कम होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्लोरीन से कम होता है। ये सिर्फ कार्बन और फ्लोरीन के मामले में याद रखना और कहीं नहीं, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन का आंसर देना, बोलना बेटा। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, सबसे ज्यादा क्लोरोबेंजीन, देन एकदम वही पार्ट चलेगा जो ऊपर में चले, ठीक है। 7 और 8 इंपॉर्टेंट है, लिख नोट करते वक्त मेंशन कर लेना इन दोनों का रीजन। CF का बॉन्ड लेंथ कम है और CCl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। आइए अगला क्वेश्चन, ये करवा चुके, ओरली बोलेगा, फटाफट बोल। किसका ज्यादा होगा, है ना। अगला बोल बेटा। अच्छा, यहां पर दोनों आंसर दो मेरे को, ज्यादा कौन होगा, 0 कौन होगा। क्या यहां ट्रांस 0 होगा, होगा, क्यों, ब्यूट मतलब 4, 2 मतलब बीच में, मतलब सिमेट्री है, मतलब इसका ट्रांस 0 होगा। अगला क्वेश्चन, सी ज्यादा होगा लेकिन ट्रांस 0 नहीं होगा क्योंकि इसके पास सिमेट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन, ज्यादा कौन होगा, सी ज्यादा होगा लेकिन ट्रांस 0 कैसे हो भी सकता है, हेक्स है ना, हेक्स ट्विन है ना, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इसकी बात करेंगे, कौन ज्यादा, और ट्रांस 0 होगा। समझ में आया ये बात। कितना क्वेश्चन हो गया बेटा, 12, 6 क्वेश्चन और याद है। फिर से आओ, 6,1,2 डाइक्लोरोइथीन, देख समझाते ये क्या है, इसकी बात करें। क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, याद है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन,
क्लोरीन। और 1,1 डाइक्लोरोइथीन मतलब इसकी बात कर रहे हैं HCl, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है बेटा, सबके पास 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, लेकिन यहां 2 क्लोरीन सिस पोजीशन पे, यहां 2 क्लोरीन ट्रांस पोजीशन पे, यहां 2 क्लोरीन जेम पोजीशन पे। जेम याद है, जेम एक ही पे 2 मौजूद हो तो उसको जेम कहते हैं, ये जेम पोजीशन पे। ठीक है, इस पे सवाल पूछा गया। वैसे सबसे कम किसका लग रहा है आपको, बताओ? ट्रांस का सबसे कम होना चाहिए, क्यों? सिमेट्री बेटा कटेगा 0। ठीक है, फंस गए कहां पे बताओ? सिस और 1,1 में। तो ये आपको याद रखना, ये देखो सिस का ज्यादा पाया गया, इसका वैल्यू 1.9 डिबाई है और 1,1 का 1.3 डिबाई है, और सबसे कम कौन है बेटा? ट्रांस 0। इसको सिर्फ याद रखना आपको। अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर से याद दिला दे रहे, बोल सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा? ठीक, अक्सर सिस ज्यादा होगा, हमेशा नहीं होगा। 2-4 जगह जहां पे ट्रांस ज्यादा होगा, 2-4 में से एक तो आपको ये याद रखना है। सिस साइक्लोऑक्टीन और ट्रांस साइक्लोऑक्टीन में बेटा सिस का 0.4 डिबाई पाया गया है और ट्रांस का 0.8 डिबाई पाएगा, मतलब ट्रांस का ज्यादा है। और याद करो आज के क्लास में ये हम लोग किए थे, सिस 1 क्लोरोप्रोपीन और ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन में ट्रांस का, याद करो वो जो एग्जाम्पल दिखाया था शुरू में, वो हम लोग देख चुके थे। क्लियर है बेटा? अब आइए आखिरी का जो 3 बताने जा रहे हैं, बट ये सिंपली याद कर लो। फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड और कीटोन में फॉर्मल्डिहाइड का कम और कीटोन का सबसे ज्यादा। ये जनरल रूल के तौर पे याद रखिएगा। अल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा? कीटोन का ज्यादा। ठीक, और अल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में अल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का सबसे कम, बाकी अल्डिहाइड का ज्यादा होगा। अगला पकड़ो कौन है? एल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन। तो देखो ये ऑर्डर है, सबसे कम किसका होना चाहिए, ये तो पहली बात की है। अब ऐसे याद रखना है कि अल्कोहल और अल्डिहाइड में किसका ज्यादा होगा? अल्डिहाइड का ज्यादा है, अल्कोहल का कम है। यानी एक ट्रेंड सेट कर लो, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन। अल्कोहल का कम, उससे ज्यादा अल्डिहाइड, उससे ज्यादा कीटोन। अब इधर आज एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड का हैलाइड, ये एसिड का अमाइड और साइनाइड। साइनाइड का सबसे ज्यादा, एसिड का सबसे कम। ये ट्रेंड को ध्यान में रखना, आगे चल करके काम आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? ये 18 क्वेश्चन पर डिस्कस किए, क्या कौन ज्यादा कौन कम, देखना ये सारा आपका कवर अप हो जा रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन और आज का आखिरी पार्ट पे आते हैं। और इसको क्या कहता है? Those aromatic compound in which positive or negative part is a part of aromaticity, that means is a part of Huckel's rule, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोटा मोटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक छोड़ दो, मोटा मोटी एरोमेटिक का बेसिक नॉलेज है। तो एरोमेटिक होने के लिए कितना पाई बॉन्ड चाहिए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए? सुन लो, एरोमेटिक होने के लिए आगे चल करके एरोमेटिक जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इस पर सब कुछ बात करेंगे, अभी थोड़ा सा समरी बना रहे। एरोमेटिक होने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया। पहला होना चाहिए साइक्लिक, दूसरा होना चाहिए प्लेनर, तीसरा होना चाहिए कंजुगेशन, और सबसे आखिरी में होना चाहिए आपके पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो पहला पकड़ कर बाकी याद रहेगा। क्या करना है बेटा? 4 जोड़ते चले जाना है, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 एंड सो ऑन। क्लियर है? यहां आओ बात करते हैं। ये देखो, इस मॉलिक्यूल से मिलो। पहला 3 रूल, अभी जितना भी एग्जांपल दिखाने जा रहा है बेटा, पहला 3 रूल सब पे एप्लीकेबल, अभी इसके पीछे नहीं भागेंगे। साइक्लिक है, इसमें प्लेनर है, कंजुगेशन है, सब कुछ है। अब चेक करेंगे पाई बॉन्ड। बोल कितना पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 2। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक कहलाएगा। फिर से इसको पकड़ो, पहला 3 नियम पूरा है, ठीक है ना? पहला 3 नियम पूरा फॉलो हो रहा है। बताओ इसके अंदर टोटल कितना पाई बॉन्ड है? कितना पाई बॉन्ड है? 3। अब वो समझो, ये नेगेटिव कंजुगेशन में है बेटा, तो रेजोनेंस करेगा, और अगर रेजोनेंस करेगा तो अगला स्ट्रक्चर ऐसा बनने का पॉसिबिलिटी है, देख तो। क्लियर? मतलब दिस नेगेटिव चार्ज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ पाई बॉन्ड, इसको भी आप एक पाई बॉन्ड मानोगे। तो कितना पाई बॉन्ड हुआ? 3 का मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6, और 6 होगा तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। अगला एग्जांपल पकड़ और गिन, उसमें कितना पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। नेगेटिव होगा तो वो पाई बॉन्ड माना जाएगा, पॉजिटिव को आपको पाई बॉन्ड नहीं माना, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक है। अगला बोलना ये एरोमेटिक है या नहीं। बोलो एरोमेटिक है। अब फर्क समझो, इन सब में ये कहलाएगा क्वाजी एरोमेटिक, ये क्वाजी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। क्यों? ऊपर फिर से पढ़ो,
बात समझ में आया? इस चार्ज को हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा बेटा। जहां पर एरोमेटिसिटी में आप चार्ज को कंसीडर करोगे वो एरोमेटिक क्या कहलाएगा? क्वाजी एरोमेटिक, अदरवाइज वो कहलाएगा एरोमेटिक। एक लैंग्वेज बता रहे यहां पर, ऑल क्वाजी एरोमेटिक आर एरोमेटिक बट ऑल एरोमेटिक आर नॉट क्वाजी एरोमेटिक। ये अगर क्वाजी है तो एरोमेटिक है, लेकिन अगर एरोमेटिक है तो जरूरी नहीं कि वो क्वाजी होगा। ठीक है? यहां तक अगला लाइन पर जो आपका काम कर पढ़ो। क्वाजी एरोमेटिक का डायपोल मोमेंट हमेशा हाई मिलेगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये देख क्वेश्चन पूछा किसका हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है, बोल ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो ढूंढ इसमें क्वाजी कौन है। तो क्वाजी यहां मिलेगा। कैसे मिलेगा? ध्यान से समझना बेटा, समझना। ये पाई बॉन्ड है बेटा, इस पाई बॉन्ड को अगर यहां ले जाएंगे तो बोलिए कैसा दिखेगा अब आपको? माइनस प्लस एंड दिस, ये पार्ट है ना। देख तो ये वही पार्ट बना कि नहीं? ये वाला पार्ट। इसका मतलब इसके पास क्या है? इसके पास क्वाजी एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका होगा। आया समझ में? एक और क्वेश्चन देखते उसी तरीके से। आओ आप लोग कोशिश करो, बोलो क्या लगता है कौन क्वाजी एरोमेटिक इसमें है और किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना है? पहला वाला है ना। पहला वाला में क्या होगा बेटा? अगर आप इसके एक पाई बॉन्ड को तोड़ देते हो, इसको यहां ले जाते हो, तो ये माइनस होगा ये, और ये पार्ट आपका क्या बन गया बेटा? क्वाजी एरोमेटिक बना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जबरदस्त है, ध्यान देना। आओ इसको समझते हैं। ये पाई बॉन्ड है बेटा, इसको तोड़ते फॉलो करना। सुनो, अगर आपके पास 2, 6, 10 तो ये एरोमेटिक है, लेकिन अगर आपके पास 4, 8, 12 तो ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है? आइए देखते हैं। तोड़ दे, यहां प्लस यहां माइनस। अब पकड़, बोल बेटा ये वाला रिंग तो ये एंटी एरोमेटिक है, और ये वाला रिंग एरोमेटिक। और कैसा एरोमेटिक हुआ? ये क्वाजी एरोमेटिक है। आया बात समझ में? दोबारा से समझाने जा रहे हैं, फिर से समझना। और इसको पकड़ते हैं, तोड़ दे बेटा एक बॉन्ड, एक में प्लस आएगा एक में, ठीक है? इसके पास 4 पाई तो एंटी एरोमेटिक, और इसके पास 2 पाई क्वाजी एरोमेटिक। और इसको तोड़ते बेटा, ध्यान से देखना, माइनस प्लस, बोलिए पार्ट क्वाजी एरोमेटिक, ये पार्ट भी क्वाजी एरोमेटिक, तो सबसे ज्यादा। ठीक है? समझ में आया? तो जहां क्वाजी एरोमेटिक होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा बेटा, आपको वहां पर इसका डायपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा पकड़ना है। क्लियर यहां तक? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जितना क्वेश्चन करवाए, जितना कैटेगरी दिखाए बेटा, इसके बाद तो आप कुछ मिलने से रहा आपको। ठीक है? सारा कवर अप करवा दिए। अभी आपका काम आप कैसे तैयारी करोगे, और अभी बता रहे आपको नोट कैसे करना। सब नोट नहीं करना, सिलेक्टेड नोट होगा। ठीक है यहां तक?